जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। एक कदम सफलता की ओर निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोग। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान से लिया गया क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपका प्रश्न आपका यहाँ से बनना चाहिए। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है ना। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, और थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज जो है थोड़ा सा क्लिष्ट है, अदरवाइज सब चीज़ आप जानते हैं, कोई चीज़ आपके लिए कठिन नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 312 दिया है, अनुच्छेद 280 दिया है, 49 दिया है और आपका 51 दिया है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, यह आपको बताना है। पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा और फिर इसके बाद अन्य 4 अनुच्छेदों की व्याख्या, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, विदेश नीति संबंधित यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कौन सा अनुच्छेद प्रतिस्थापित करता है, तो इसका जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 51। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य में, या कहिएगा भाग 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसी का अनुच्छेद 51 जो है आपका संबंधित करता है, परिभाषित करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। यानी किस देश के साथ मित्रवत संबंध रहेगा, किस देश के साथ शत्रुवत संबंध रहेगा, ये अनुच्छेद 51 में आपका परिभाषित है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 312 की बात करिएगा, अनुच्छेद 312 आपका जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है उससे संबंधित है, जो IAS IPS आपकी नौकरियां होती हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद आपका 280 वित्त आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 49 जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। 312 लोक सेवाएं आपकी हैं, IAS IPS आपका, अनुच्छेद 280 और 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया है, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण प्रदान किया है। चित्रकला दिया है, स्थापत्य कला दिया है, मूर्ति कला दिया है, या फिर संगीत कला दिया है ना। तो जहांगीर पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जहांगीर या सलीम अकबर का पुत्र था और ये न्याय के लिए फेमस था, और इसी ने जो है न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसकी मुख्य डोर जो है वो महल के बाहर होते थे, जिसको न्याय की आवश्यकता होती थी वो जंजीर खींच के बजाता था और जहांगीर उसका न्याय करता था, है ना। किसको इसने संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चित्रकला, आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तेल शोधनशाला मैंने आपको पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और वहाँ से प्रश्न आप गलत करेंगे नहीं। पूछा गया है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पे है, असम में दिया है, तमिलनाडु में दिया है, उत्तर प्रदेश में दिया है, या फिर आंध्र प्रदेश में दिया है ना। देखिएगा, तातीपाका तेल शोधनशाला आपकी कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। अगर असम में बात करिए तो असम में आपका डिगबोई ऑयल रिफाइनरी आपकी है, तमिलनाडु में नागपट्टनम ऑयल रिफाइनरी आपकी है, और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है और उसका नाम मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। कहाँ पे है, तो मथुरा शहर में, है ना। एकमात्र है यूपी की, और एकमात्र होने के कारण आपके लिए हो जाती है इम्पॉर्टेंट। आज के सेशन का जो चौथा क्वेश्चन आपका है, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। गोपाल दिया है, नंदपाल दिया है, धर्मपाल दिया है, या फिर देवपाल दिया है ना। विक्रमशिला विहार कहाँ पे है, बिहार में बताइएगा, और इसके संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पाल वंश के प्रतापी राजा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछ दे कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा गोपाल, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन और मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है। मिलान करना है कौन सा घास का मैदान और कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। मेरे पढ़ाए गए विद्यार्थी जो पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को गलत करने वाले नहीं हैं, निश्चित रूप से इस प्रश्न का बखिया उधेड़ कर रख देंगे, है ना। देखिए 10 या 12 घास के मैदान है, निश्चित रूप से जो है आपका एक क्वेश्चन आपका घास के मैदानों से रिलेटेड होता है। पहले प्रश्न का व्याख्या और उसके बाद जितने घास के मैदान बचते हैं उसको मैं प्रॉपर में आपको बता दूंगा, है ना। देखिए मैचिंग करिएगा। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका जो है पंपास दिया है, कैंटरबरी दिया है, वेल्स दिया है और पुस्टाइज दिया है। मिलाने का तरीका सिंपल सा होता है, जो कन्फर्म आपको मालूम है पहले उसको देखिए, उसके बाद बात का तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है ना। कैंटरबरी कहाँ पड़ता है, तो कैंटरबरी आपका है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड को जो घास के मैदान है उनको कैंटरबरी कहा गया है, यानी दूसरे का ए हो जाएगा। वेल्स आपका कहाँ पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका में आपका पड़ता है वेल्स, और ये तीसरे का आपका हो जाएगा 4, है ना। इसके बाद पुस्टाइज यूरोप महाद्वीप में है, हंगरी में बता दीजिएगा, और 3 आपका हो जाएगा। जो बच जाएगा पंपास आपका अर्जेंटीना उरुग्वे में है, अर्जेंटीना ऑप्शन में दिया नहीं है, उरुग्वे आपका उत्तर आपका हो जाएगा, यानी 2 आपका हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका जो सिनेरियो बन के आ रहा है 2 1 4 3 यानी 21 43, जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाए आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। 21 43 याद रखिएगा, और ऑप्शन बी ही मुझे दिखाई दे रहा है, तो चौथे पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये तो यहाँ पे दिया गया घास के मैदानों की लोकेशन, है ना। अब जितने घास के मैदान उसको बारी बारी देख लेते हैं, महाद्वीप वाइज देखते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान कौन सा है, आप बताएंगे प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय हैं, कनाडा यूएसए में पाए जाते हैं, है ना। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्पेशली आइएगा तो आपको पंपास मिलेगा। ब्राज़ील में जाइएगा आपको कैंपोस मिलेगा। वेनेजुएला में जाइएगा आपको लानोज मिलेगा। कैंपोस और लेनोज दोनों जो है आपके क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के हैं, और पंपास आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास है ना। अफ्रीका में आइए तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास है उत्तरी अफ्रीका में। वेल्स आपका दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आपको मिलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, और न्यूजीलैंड में आपको मिलते हैं कैंटरबरी, है ना। एशिया में नहीं, पर यूरोप में आइएगा, यूरोप में आपको मिलते हैं कौन से, तो यूरोप में आपको मिलेगा पुस्टाइज और स्टेपी। पुस्टाइज हंगरी में और स्टेपी आपका मध्यवर्ती यूरोप में आपको मिलता है, दोनों ही शीतोष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण होंगे। एशिया में आपको मिलेगा पटाना उष्णकटिबंधीय घास है, कहाँ मिलती है, श्रीलंका में। 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट भारत में मिलते हैं। मर्ग और गुलमर्ग और सोनमर्ग की अगर बात करिएगा, बुग्याल प्यार की बात करिएगा, तो ये आपके कहाँ मिलते हैं, भारत में, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण होंगे, है ना। चलिएगा ये आपके घास के मैदान हो गए। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। वन दिया है, घास का मैदान दिया है, धान का खेत दिया है, और झील दिया है। मानव के द्वारा कौन निर्मित है, वन तो मानव लगाएगा नहीं, घास का मैदान भी मानव नहीं लगाएगा, झील भी मानव नहीं लगाएगा, तो बचा क्या आपका धान का खेत, है ना। धान के खेत जो है वो आपके कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। और याद रखिएगा धान के खेत से ही कौन सी गैस निकलती है, तो आप मीथेन बताइएगा। मीथेन गैस को आप जो है क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, है ना। पशुओं को जुगाली करने से भी मीथेन गैस का वो होता है, उत्सर्जन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है भाई, रासायनिक उर्वरक का जब हम अधिक प्रयोग करते हैं तो उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से देखा मृदा भी आपकी प्रदूषित होगी, जल भी आपका प्रदूषित होगा, वायु का प्रदूषण भी होगा। तो यहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है ना। कौन जो है निम्नलिखित में से सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल दिया है, केरोसिन ऑयल दिया है, उस हाइड्रोजन दिया है, और आपका कोयला दिया है। और यहाँ पे जो आपका उत्तर आपका होने जा रहा है वह आपका ऑप्शन सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गलत आप करेंगे नहीं, गलत करते हैं तो पिटाई होगी अगले दिन ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। डीजल से अच्छा खासा प्रदूषण होगा, केरोसिन ऑयल जलाते हैं उससे प्रदूषण आपका होता है, और कोयला से अधिक मात्रा में होता है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे जो है एक सबसे कम, इनमें से सबसे कम प्रदूषण कम करता है ना।
आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन चर्चा में यह विवाद था और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है। इसको ट्रिपल स्टार की श्रेणी में रखिएगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यह विवाद जो है आपके लिए परीक्षा में किसी न किसी पन्ने पर आपको यह प्रश्न आपको सेम टू सेम लैंग्वेज में मिलने वाला है ना। पूछा गया है काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत भूटान या फिर भारत नेपाल, है ना। काला पानी विवाद, काला पानी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। यह जो है भारत और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र है और आपके लिए परीक्षा में 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। गलत करिएगा मत, भूलिएगा मत, है ना। एक ये विवाद आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे 3 बीघा जमीन विवाद भारत बांग्लादेश बताइएगा। तीस्ता जल विवाद पूछ देता है, भारत और बांग्लादेश बताइएगा। आपसे पूछ देगा सिंधु जल विवाद, भारत और पाकिस्तान, आप बता देंगे, है ना। कावेरी जल विवाद, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, है ना। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन और लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग अध्यारा हमने पूरा कर लिया है। आपका आधा पूरा होता है और 10 क्वेश्चन मतलब आपके लगभग मान के चलिएगा 12 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, है ना। देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। ऑटोमोबाइल प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। ऑटोमोबाइल से उत्पन्न होने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियाँ आपके 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन आपके चलते हैं, तो उससे जो प्रदूषक उत्पन्न होता है उससे सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन है वो आपसे पूछा गया है ना। सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन है? लोहा दिया है, कैडमियम दिया है, सीसा दिया है और पारा दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन होता है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पीबी यानी आपका क्या हो जाएगा? लेड, है ना। लेड सबसे खतरनाक प्रदूषक होता है, ये को आपको ध्यान देना होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को आप एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं ना। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, निशाने पाकिस्तान, ग्लोबल 500 पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 4 पुरस्कार आपको दिया गया है और एशिया का नोबेल। देखिए, ऑप्शन डी आपका जो है ना यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होने जा रहा है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति से रेमन मैग्सेसे, है ना। रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है और इसी को जो है आप एशिया का नोबेल भी कहते हैं, है ना। ये तो प्रश्न की बात हो गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा और निश्चित रूप से इस प्रश्न का जो है मैं आपका वेट करूंगा उत्तर का, है ना। ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो पर्यावरण से बताइएगा। पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और आज की डेट में इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। और ग्लोबल 500 का वर्तमान नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताने जा रहे हैं, है ना। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन है। देखिए, दोआब आपसे पूछे जाते हैं, चुन चुन के दोआब पूछे जाते हैं। 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र आपका दोआब कहलाता है और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि विष्ट दोआब किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, यह आपको बताना है ना। विष्ट दोआब किन 2 के बीच में स्थित है? क्या यह चिनाब और रावी के बीच में है? क्या यह झेलम और चिनाब के बीच में है? क्या यह सतलज और रावी के मध्य में है? और क्या यह जो है सतलज और व्यास के बीच में है? सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको प्रॉपर पढ़ाया है, मैपिंग के थ्रू पढ़ाया है और वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने 3-4 दोआबों की चर्चा भी की है ना। फिलहाल जो इस प्रश्न का उत्तर है, विष्ट दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, तो विष्ट में व से व्यास हो जाएगा और स से आपका क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। तो यह दोआब किन 2 के बीच में है आप बताइएगा? व्यास और सतलज के बीच में, यानी ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है ना। सतलज और व्यास के बीच में आपका पड़ता है क्या? विष्ट दोआब। उत्तर आपका यहाँ पे डी सही होना चाहिए, है ना। चलिए, अन्य दोआबों की चर्चा कर लीजिएगा। रावी और चिनाब के बीच में कौन सा है? तो आप बताएंगे रचना। सॉरी, रावी और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है? तो आप बताइएगा रचना दोआब है। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब है? तो झच, झ से झेलम और च से चिनाब है। सतलज रावी के बीच में नदी आपकी व्यास आ जाती है तो इसके बीच में कोई दोआब आपका बनता नहीं है ना। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में। झच दोआब आपका झेलाब और चिनाब के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में और सतलज व्यास के बीच में आपका विष्ट दोआब है ना। चलिएगा, आज के सेशन का जो आपका
13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स जो हैं वह सामान्यतः निर्मित होते हैं, किसके निर्मित होते हैं वो आपसे पूछा गया है। जो आईसी चिप्स होते हैं वह किस तत्व के निर्मित होते हैं? क्या यह टंगस्टन के होते हैं, क्या यह सीसा के होते हैं, क्या यह क्रोमियम के होते हैं और क्या यह सिलिकॉन के होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आईसी चिप्स किससे निर्मित होते हैं, ऑप्शन डी आप बता दीजिएगा। सिलिकॉन यहाँ पे उत्तर राइट होने जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है, आप तुरंत बताते हैं क्या, बंगलौर, है ना। नो डाउट आप सही भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में विश्व स्तर पर अगर सिलिकॉन वैली पूछी जाए, अगर आपसे विश्व स्तर पर पूछा जाए कि सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताने जा रहे हैं, है ना। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके लिए है, राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, यह आपको बताना है ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। वोल्गा नदी, लीना नदी, वीहो नदी या फिर डेन्यूब, है ना। देखिएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, देखिए एक नदी आपकी है डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, जर्मनी में, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगर आपसे पूछ दे कि यूरोप महाद्वीप की ऐसी नदी जो सर्वाधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है, आप बताइएगा। डेन्यूब। लगभग 10 देश हैं जिनसे होकर आपकी डेन्यूब नदी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में अपना मुहाना बनाती है और इसी के किनारे जो है मैक्सिमम राजधानियाँ आपकी पड़ती हैं। 4 राजधानी तो मुझे याद है, बाकी आप मुझे बताएंगे। देखिए, हंगरी की राजधानी पूछा गया है ना, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तो आपकी है डेन्यूब के किनारे, एकदम नो डाउट, एकदम 100% श्योर है कि डेन्यूब किनारे हंगरी की राजधानी आपकी क्या है, डेन्यूब है। इसके अलावा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ये भी आपकी डेन्यूब किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये भी जो है आपकी डेन्यूब के किनारे है। और यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है और ये भी आपके डेन्यूब के किनारे है। तो 4 राजधानी तो मैंने आपको बता दी, 2 राजधानियाँ और हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इसका उत्तर जो है आपका डेन्यूब क्लियर होने जा रहा है ना। वीहो नदी चीन में प्रवाहित होती है और वीहो नदी को आप लाल नदी के नाम से भी पुकारते हैं, रेड रिवर कहा जाता है, लाल रंग की सवालकलिकता होती है, लाल नदी। खून की नदी पूछा जाए, ब्रह्मपुत्र की सहायक, लोहित आपका उत्तर सही होगा। लीना नदी की अगर बात कर लीजिएगा तो यह नदी जो है रूस और चीन के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। और वोल्गा की अगर आप बात कर लीजिएगा, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ना। सबसे लंबी, याद रखिएगा, सर्वाधिक देशों से पूछे कौन बहती है तो डेन्यूब, सबसे लंबी कौन है, आपकी वोल्गा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार है। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति आपने अच्छे से पढ़ा है, सर ने आपको बताया है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है, गंगा नदी दिया है, यमुना दिया है, घग्गर दिया है और सरस्वती दिया है। देखिए, ऋग्वेद में जो गंगा का उल्लेख है वह केवल 1 बार है ना, 1 बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है। जो सरस्वती नदी है, मैक्सिमम अधिकतम बार जो है सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है और इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, नदीतिमा। नदीतिमा शब्द किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है, आप मुझे सरस्वती बताइएगा। और सरस्वती नदीतिमा का अर्थ ही होता है नदियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर आपका होने जा रहा है वह सही होगा, नदीतिमा, है ना, मतलब सरस्वती नदी। आज के सेशन का देखिए, आज के सेशन का जो 16वां क्वेश्चन है, मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। दाब दिया है, वेग दिया है, घनत्व दिया है और आपका आर्द्रता दिया है ना। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो गैसों के दाब के लिए, गैसों के दाब के मापन के लिए जो है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर आप अपेक्षिक आर्द्रता की बात कर लीजिएगा तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाता है। डूरन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, भारत बांग्लादेश है या फिर वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना। देखिए, भारत पाकिस्तान की अगर बात करिएगा तो भारत पाकिस्तान के बीच में आपका क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ, है ना।
भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है विभाजित करती है? भारत चीन के बीच में अगर आपसे पूछ दे तो ये आपकी आ जाएगी मैकमोहन रेखा, है ना। भारत बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा या नो मैंस लैंड रेखा या बफर स्टेट? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ड्रोन रेखा किसके बीच में है? तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो है आपका वर्तमान में है, और इसका निर्माण 1896 में होता है, 1896 में होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। 1914 में आपकी बनी थी मैकमोहन रेखा, और 1947 में आपकी बनी थी रेड क्लिफ और शून्य रेखा। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है ना। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? कानपुर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर मुंबई में? दलाल स्ट्रीट इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्म है, और ये आपका कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी आंख बंद करके आप लगा दीजिएगा मुंबई, है ना। ऑप्शन मुंबई दिया रहेगा। दलाल स्ट्रीट पूछा जाए, सेंसेक्स आपसे पूछा जाए, निफ्टी आपसे पूछा जाए, सबका सब कहाँ है? मुंबई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, देखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत, सब चीज़ भूल जाइएगा, इसको तो भूलना ही नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान, 60 में इसी को आप कहते हैं नीरी, कहाँ पर स्थित है? जोरहट में दिया है, नई दिल्ली में दिया है, देहरादून में दिया है या फिर नागपुर में दिया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका क्या होगा? नागपुर में। न से नीरी याद रखिएगा, न से नागपुर याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान यानी नीरी कहाँ पे है? नागपुर में, है ना। अगर जोरहट की बात करिए, जोरहट में आपका असम में स्थित है ये क्षेत्र, और यहाँ पे केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली की बात करिए तो नई दिल्ली में आपका केंद्रीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय है। देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान आपका है देहरादून में, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, मनुष्य में एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है ना। देखिए 20 नंबर तक हम लोग पहुंच गए, समय का पता ही नहीं चला। निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपका समय बीतता जा रहा है, और एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य को लक्ष्य का संधान करिए, निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से मनुष्य में जो एनीमिया रोग होता है उसका कारण क्या होता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है? पहले प्रश्न का उत्तर, फिर बाद में अन्य ऑप्शन की व्याख्या यहाँ पे होगी। एनीमिया की कमी होती है लोहे की कमी, और लोहा आपका विटामिन ए आपका यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? एनीमिया भी होता है। विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधी बीमारियाँ, रतौंधी भी आपकी होती है। विटामिन बी बेरी कहा जाता है, और इसकी कमी से आपका विटामिन बी का जो थायमिन नाम है ना, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, और इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की अगर बात करिएगा, इसकी कमी से रोग होता है, और इसका जो नाम है स्कार्बिक एसिड है। और डी की अगर बात करिएगा तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है, और इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल है ना। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले दिन पुनः मैं आपके सामने एक दुगने उत्साह के साथ उपस्थित होऊंगा, है ना। धन्यवाद, ओके।